हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष हियर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का अंतिम सेशन वेक्टर से। वेक्टर में ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ करा दिया है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक हम छोड़कर जाएंगे, वो भी क्रॉस प्रोडक्ट वाला। जब क्रॉस प्रोडक्ट की नीड होगी तब मैं आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा। वेक्टर मैंने उस लेवल का आप लोगों को पढ़ाया है कि आप लोग किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो। अब आप लोगों ने एक विजुअलाइज किया होगा कि हमने काइनेमेटिक नहीं पढ़ा, हमने फोर्स नहीं पढ़ा, बट हमने वेक्टर में फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, काइनेमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। इसका मीनिंग ये है कि वेक्टर हर एक पॉइंट पर आप लोगों को हेल्प करने वाला है। तो वेक्टर में मैं ऑलमोस्ट आज का एक छोटा टॉपिक जो बचा हुआ है उस टॉपिक को भी खत्म करूंगा। आज काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मैं कराऊंगा, जिससे आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिलेगी। आप लोग वेक्टर में केवल इतना देखते थे कि एक ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल लॉ होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, पॉलीगन होता है ना। ग्राफिकल मेथड्स को हम लोग ज्यादा तवज्जो देते हैं। फिर हम लोगों को मैग्नीट्यूड वगैरह निकालने देते, एंगल निकालते थे। तो वहां पर आप लोग कैसे निकालते थे? रूट में लगाया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा समथिंग, ये सारी चीजें करते थे। लेकिन जब आप लोगों ने कंपोनेंट्स करना सीख लिया, आपने वेक्टर को रिजोल्यूशन, किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करना सीख लिया, रिजोल्यूशन वेक्टर में उसको लिखना सीख लिया, उसके बाद से सारी कहानी बड़ी आसान हो गई। लेकिन अभी तक आप ये सोच रहे होंगे, सर जो चीज हमारे इतना यूज में नहीं आ रही तो फिर उन सारी चीजों को सीखा क्यों? बेटा देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप लोगों बेसिक से उठाकर सीखना पड़ता है, क्योंकि कई बार कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा कि इसको किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया जाए, तब आप लोगों को वो चीज हेल्प करेगी। ठीक है, तो एग्जैक्टली मैं आपको ये बात बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि काफी टाइम आप लोगों को क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए उसके बेसिक पॉइंट हेल्प करेंगे। अब वो बेसिक पॉइंट कैसे हेल्प करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा, उसका आज थोड़ा इंतजार करिएगा। एट द एंड ऑफ सेशन में जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा और उससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस कराऊंगा, तब आप लोगों को एग्जैक्टली समझ में आएगा कि जो चीज हम लोग एंड में पढ़ रहे हैं उसके लिए भी हमने बेसिक स्टार्टिंग के बेसिक पॉइंट को याद करना पड़ रहा है, उसको रिकॉल करना पड़ रहा है, और वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को हेल्प करेगा किसी भी नए कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कहीं भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो देन यू कैन डिस्कस, यू कैन टेक अ डाउट। और अभी तक जिन बच्चों ने इस सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स भी कनेक्ट कर पाए। वहीं नेक्स्ट सेशन से मैं आप लोगों को स्टार्ट करने वाला हूं काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स जब पढ़ोगे तो जितने भी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, अब वहां से क्वेश्चंस जितने भी फ्रेम आउट होते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि टॉपिक के साथ क्वेश्चंस भी आप लोगों को जिस तरीके से मैंने वेक्टर में कराए, हर एक कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझें। ठीक है भाई, चलिए तो अभी जो है हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। जो हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है, यूजेस, जो आप लोग एग्जैक्टली उनको जो पढ़ लिया उसको यूज कहां करोगे, है ना। तो ये वाला पॉइंट अभी आप लोग देखने वाले हो। चलिए, तो हमने देखा कि कोई, अब देखो सबसे पहला पॉइंट देखा कि हम लोग क्या करते हैं, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करने में हेल्प करता है। अभी तक आपको याद होगा कि हम दो वेक्टर के बीच का एंगल जब निकालते थे तो उसमें हम लोग उसकी टेल से टेल लगी हुई होनी चाहिए, बहुत सारी चीजों को हम लोग देखते थे। लेकिन अगर कोई वेक्टर इस फॉर्म में दे रखा है तो सीधा एंगल आप फाइंड कर सकते हो कुछ इस तरीके से
क्या इस तरीके से उनका एंगल फाइंड कर सकते हो, ए बी, ए डॉट बी देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा आपको फाइंड करना है। तो ए बी इस तरीके से हमने सॉल्व किया, और एक क्वेश्चन भी इससे हमने किया था, और क्वेश्चन करने के बाद हमने देखा कि उसका एंगल तक हम फाइंड कर लिए। बड़ी आसानी से हम लोग क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर पाए। अब एक क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों को, एक वेक्टर दे रखा है जिसमें 3i माइनस का 4j कैप, 3i कैप माइनस का 4j कैप, एक बी वेक्टर दे रखा है जिसमें 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। अब आपसे पूछा गया कि ए और बी के बीच का एंगल बताइए। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को एट द एंड देकर गया था। मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। यदि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो यार भाई फिर तो आप समझ जाइए कि आप लोग एक राइट ट्रैक पर नहीं हो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन दिए जाएं एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन जो मैं दे के जा रहा हूं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे और फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ए डॉट बी, सिंपली हम फिर से वही कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं भाई। हालांकि हम सीधा क्या लिख सकते थे, हम सिंपली यहां पर लिख सकते थे कॉस थीटा कुछ इस तरीके से लिख सकते थे, सीधा सिंपली हम इसको ये पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते थे। चलिए तो इसके लिए हमें नीड क्या होगी, एक तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए भाई। तो कैसे निकालोगे, दिस इज द 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 9 दैट इज 16 इट इज 5। अब बी का भी हमें चाहिए, इट इज 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज, अब यहां पर 4 प्लस 9 सीधा मैं लिख रहा हूं 3, ठीक है। चलिए इतना ही काफी है कॉस थीटा। अब देखो ए डॉट बी करने के लिए मैंने उसको अलग से नहीं किया, इस बार सीधा मैं आप लोगों के सामने करूंगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, इधर प्लस लगाइए, मल्टीप्लाई करिए, माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब यहां आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 1 मल्टीप्लाई, अरे भाई इधर भी देख लो, जब यहां पर कुछ नहीं लिखा तो इसका मीनिंग है 0 के, ठीक है। तो इतना ही छोड़ेंगे, बाकी पोर्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 0। अगर लिखो तो बढ़िया, ना लिखो तो ज्यादा बढ़िया, ठीक है। इधर क्या है 5, इधर क्या है 3, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू इधर 6 इधर माइनस का 8 इट इज 15, यानी कि माइनस का 2/15 एंड इट इज cos थीटा इक्वल्स टू माइनस का 2/15, थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स इक्वल्स टू -2/, ठीक है भाई, समझ में आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद मानकर चलिए, इसके बाद मानकर चलिए कि कोई एक, अब देखो नया पॉइंट है, यहां से समझेंगे। कोई वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर दे रखा है, इट इज ए ऑफ एक्स, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, कुछ इस तरीके से दे रखा है।
अब मैं आपसे कहता हूं कि एंगल बताइए इस वेक्टर का एंगल बताइए विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अभी क्वेश्चन मेरा कुछ इतना ही है। अब आपको इसमें वो पॉइंट याद करना होगा कि जब हमने वेक्टर्स को सॉल्व किया था, और उसमें जब वेक्टर्स को सॉल्व किया था तो याद होगा वहां हमने एक पॉइंट पढ़ा था, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस अल्फा। एंगल किसी भी मानकर चलिए किसी भी वेक्टर का एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ में कितना है, वाई एक्सिस के साथ में कितना है, जेड एक्सिस के साथ कितना है, ये सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो यहां पर क्वेश्चन कुछ उसी तरीके से दे रखा है कि ये कोई वेक्टर दे रखा है और इस वेक्टर का एंगल बताना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। बोले कमाल करते हो सर, दूसरा वेक्टर तो दे ही नहीं रखा। क्या दूसरा वेक्टर दे ही नहीं रखा? आप कहते हो कि इसी वेक्टर का एंगल बताओ। कैसे बताऊंगा मैं? तो सोचिए, दिमाग लगाइए, आप सब कुछ कर सकते हो। भाई देखिए, आप इस पॉइंट पर एक थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाइए। मानकर चलिए कोई एक ए वेक्टर दे रखा है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है एंगल विद एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बताइए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस को आप लोग किससे डिनोट करते हो भाई? किससे डिनोट करते हो? आप डिनोट करते हो किससे? आई कैप से। यस और नो? क्या करते हो? आई कैप से डिनोट करते हो या नहीं करते हो? करते हो ना। तो कोई काम आपको क्या करना है? वही काम करना है। मानकर चलिए कि कोई सेकंड वेक्टर मैंने मान लिया, मैंने लेट कर लिया, बी जो है वो क्या है? आई कैप है। एक दूसरा वेक्टर है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। क्या बी वेक्टर को ये मैं बोल सकता हूं बी वेक्टर इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस? कैन बी राइट? यस और नो? सर लिख सकता हूं, क्योंकि आई का मीनिंग क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को दिखाना। ठीक है, तो मैंने सेकंड वेक्टर अपनी तरफ से मान लिया कि दिस, क्योंकि बी वेक्टर के, अब देखो अब समझ में आ गया होगा। तब तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस को अज्यूम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को कुछ मैंने बी वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। तो अब मैं आपसे पूछूं क्या ए और बी के बीच एंगल बता सकते हो? हां सर अब बता सकते हैं। हां सर अब बता सकते हैं। कैसे? कुछ नहीं है, सिंपली हम लिख पाएंगे। क्या लिख पाएंगे? ए डॉट बी, ए डॉट बी। तो देखो दिस इज द ए ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर क्या है? 1। क्या है? दिस इज द 1, यानी कि ए डॉट बी इक्वल्स टू ए ऑफ एक्स। भाई एक बात बताओ, मैं आपसे यह कहूं, क्या आप इसको ए कॉस अल्फा नहीं लिख सकते? क्या इसको ए कॉस अल्फा नहीं लिख सकते? हां सर लिख सकते। ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ए वो हमने लिख दिया। अब जो आप कैसे लिखते हो ए डॉट बी को? ऐसे ही लिखते हो ना। अब ए डॉट बी को आप ऐसे लिखते हो, तो इट इज द, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, कॉस थीटा इन दोनों के बीच का एंगल। यस और नो? तो यहां पर जो कॉस अल्फा यूज किया बिकॉज ऑफ, मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक्स एक्सिस के साथ में बताना, तो मैंने उसको एक स्पेसिफिक टर्म्स में लिख रखा है, इसलिए मैं कॉस अल्फा लिख रहा हूं। ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, और यहां से बी को मैंने गायब किया है। क्या मैंने बी को गायब किया है? क्यों गायब किया है? क्योंकि बी का मैग्नीट्यूड क्या है भाई? बी का मैग्नीट्यूड आपके सामने 1। कितना? 1। तो सीधा क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? ए मल्टीप्लाइड बाई 1 कॉस अल्फा लिख सकता हूं। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें?
तो यहां से आप एक पॉइंट नहीं लिख सकते हो क्या, cos अल्फा इक्वल्स टू ए ऑफ एक्स अपॉन द ए ऑफ एक्स अपॉन द ए। ओहो सर, ये तो हमें आता ही था, ये तो हम जानते थे, आपने ये चीज समझा रखी है पहले। क्या इसी रिलेशन में ये आपको समझ में आया कि कैसे आप लोग एंगल फाइंड करोगे? अब आप लोगों के साथ यदि वाई एक्सिस के साथ पूछा जाए तब भी निकाल सकते हो, जेड एक्सिस के साथ पूछा जाए तब भी आप लोग फाइंड कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी भी पॉइंट पर जाकर कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है भाई, चलिए, तो आई होप आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट की साइड मूव करना है। चलो अब एक देखो, एक पॉइंट और हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आप क्या, तो सर हम इसकी जगह पर केवल आई पॉजिटिव सॉरी 1i कंसीडर करें तभी ये पॉसिबल हो गया क्या? क्या हम इसको 2i कर सकते हैं और 2i करके भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है? हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करके देख लो। अगर सेम नहीं आए देन मेरे को आप डिस्कस करिए, आप इसको जगह पर 2i कर लो। क्या कर लो? 2i कर लो, फिर कैलकुलेट कर लो, तब भी आएगा यही। ठीक है भाई लोग, समझ में आया क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दो। चलो अब एक बात समझो, मैं आपको एक पॉइंट दिखाना चाहूं, कुछ एक पॉइंट आपको शायद विजुअलाइज होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ तो अब कर लीजिए। अब आपको करना चाहिए कैसे कि मैं इसको cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिखता हूं, ये दिस ऐसे लिखता हूं। तो अब क्या आप इसको, इस ओवरऑल को, इस जो ये पॉइंट आप लोग देख रहे हो, क्या इस ओवरऑल वैल्यू को ए कैप बी कैप लिख सकते हो क्या? ए कैप बी कैप लिख सकते हो क्या? हाँ सर लिख सकते, बट कैसे ये नहीं पता, कोई बात नहीं। आप सारे बच्चे जानते हो व्हाट, कि किसी भी ए वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड दिस इज द ए कैप, एंड ए कैप को हम कैसे लिखते थे, यूनिट वेक्टर। क्या? यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। भैया एक बात देखो, क्या ए दिस अपॉन दिस, तो ए कैप कन्वर्ट हुआ, बी अपॉन दिस, क्या ये बी कैप में कन्वर्ट हुआ? यस सर। ये एंगल, इसका मीनिंग क्या है, ये cos थीटा इक्वल्स टू क्या दिखाता है, यूनिट वेक्टर दिखाता है। क्या दिखाता है? यूनिट वेक्टर दिखाता है। ये पॉइंट भी आपको अपने दिमाग में रखना, जब नीड होगी तब हम इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे और यूज करेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो जितने बच्चे अभी सेशन में हैं एक बार सेशन लाइक करो यार। समझ में आ रहा है क्या? चलिए अब इसका सेकंड यूजेस देखना है। अब सेकंड यूजेस क्या है, आपको वर्क डन बाय अब मुझे पता है कि आप लोग वर्क डन नहीं जानते, और यदि वर्क डन नहीं जानते तो आपको दिक्कत होगी। तो कोई बात नहीं बेटा, अभी आप लोग ऐसा समझ लीजिए कोई नई चीज पढ़ रहे हो, जब वर्क डन पढ़ाएंगे तो वर्क डन में पढ़िएगा, लेकिन जो चीज वेक्टर में पढ़ाई जा रही है वो वेक्टर के तरीके से उसको पढ़ लो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो नई चीज पढ़े हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप लोग सारी चीजें पहले पढ़ के आए वही सब कुछ को हाई लेवल पे पढ़ा है, सारी चीजें आपने नहीं पढ़ी हैं। वेक्टर तो अभी तक पढ़े ही नहीं थे, अब वेक्टर पढ़े हो आप लोग। चलिए, तो वर्क डन इक्वल्स टू, देखो बेटा बेसिकली फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, वर्क डन इक्वल्स टू W इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर। F वेक्टर इज, यहां पर आप लोग देखोगे क्या है, F
इट इज कांस्टेंट फोर्स, या फिर मैं यहां पर लिख सकता हूं दिस इज द फोर्स वेक्टर। क्या है? इट इज फोर्स वेक्टर। यहां पर एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? एस इज द डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट को निकालने का एक तरीका शायद आप जानते हो। क्या डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका आप जानते हो? यस सर, ये वाला तो हम पढ़े हैं। पढ़े हो तो क्या हम लोग W इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर या फिर एफ वेक्टर डॉट आर एफ वेक्टर माइनस का आर आई वेक्टर, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं? हाँ सर, लिख सकते हैं। बात तो सेम ही है। जो चीज हमने अभी तक पढ़ी है उसी को नए तरीके से लिख दिया गया है। ओके, चलिए इस पॉइंट को समझिए। मैं आपसे कहता हूं किसी एक ऑब्जेक्ट पर आपने एक कांस्टेंट फोर्स लगाया, आपने किसी ऑब्जेक्ट पर एक कांस्टेंट फोर्स लगाया। मानकर चलिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने कांस्टेंट फोर्स लगाया, यहां से यहां तक कर दिया आपने, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लेके आ गए हो, तो दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। जब आपको इनिशियल पता है, जब आपको फाइनल पता है और फोर्स पता है, यू कैन कैलकुलेट द वर्क डन, कि इस कांस्टेंट फोर्स ने कितना वर्क डन किया। समझे क्या? आप निकाल सकते हो, वो वेक्टर के फॉर्म में दे रखा होगा, सिंपली आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन। और कैसे कैलकुलेट करोगे? जिससे हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे और उससे आपको समझ में आएगा कि हम क्वेश्चन वर्क डन के क्वेश्चंस को, वेक्टर रिलेटेड वर्क डन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड, इस सेकंड यूजेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जहां पर फोर्स दे रखा है प्लस 3i माइनस 6j, सॉरी 3j माइनस 6k। ये कोई फोर्स दे रखा है किसी ऑब्जेक्ट पर, ये फोर्स लग रहा है और देन वो इनिशियली किसी एक कोऑर्डिनेट पर है, जिनको मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। किसी पॉइंट ए पर है, मानकर चलिए किसी पॉइंट ए पर है, और ए पॉइंट पर उसके कोऑर्डिनेट जो है 1,1,-2 है। क्या है? 1,1 -2 है। एंड वो अपनी पोजीशन चेंज कर जाता है, किस पॉइंट पर? बी पॉइंट तक पहुंच जाता है। कहां तक? बी पॉइंट तक पहुंचता है। और बी पॉइंट पर उसके कोऑर्डिनेट है 2,3 -4। यानी कि ये आप लोगों के हैं, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक पहुंचता है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये है, और ये ए से बी तक क्यों पहुंचता है? बिकॉज ऑफ इस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स जो है उसकी वेक्टर फॉर्म दे रखी है कुछ इस तरीके से। तो अब आप यहां पर इसका वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। वही आप लोगों से पूछा है और कहा गया है कि फाइंड वर्क डन कांस्टेंट फोर्स। चलिए अब आपको कैसे कैलकुलेट करना, यू नो ऑल। आपने इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिख रखा है तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, व्हाट आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2k कैप। This is the 2i cap माइनस का 4k कैप। समझे क्या? अब देखो एफ डॉट, अब एफ डॉट कैसे करोगे? आर बी माइनस का आर। समझे क्या? अब देखो आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका ऐसे, ये काम नहीं करना। सिंपली आप जो पहले काम कर सकते हो उसको करिए, फिर आगे बढ़िए।
तो देखो आप लोग एक पॉइंट निकाल कर ले आते हैं, है ना, हम लोग एक पॉइंट फटाफट से फाइंड कर लेते हैं, जिसको करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान होगा। आर बी माइनस का आर ए इक्वल्स टू, यानी कि आर 2i कैप 3j कैप माइनस का 4k कैप माइनस लगाया हमने i कैप j कैप माइनस का 2k कैप। इससे हमने सॉल्व किया तो इट इज i कैप 2 3 4j कैप, सॉरी I cap, this is the 2j cap and this is the minus का 2k cap, this is the 2k cap। आपके सामने ये वैल्यू आ चुकी है। अब आपने यहां उन पॉइंट्स को यूज कर लेना है जो हमने वहां यूज करने थे। F कितना दे रखा है, दिस इज द 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 6k कैप। डॉट करना है किसके साथ में, i कैप 2j कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है बच्चे लोग, समझ में आया क्या? देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस माइनस का 6 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 2। यहां देखोगे दिस इज द 2 प्लस का 6 प्लस का 12, इट इज 20 और वर्क की यूनिट होती है बेटा जूल। तो क्या समझ में आया? हम बिल्कुल वर्क नहीं जानते, बिल्कुल फोर्स नहीं जानते, बिल्कुल हम लोग काइनेमेटिक नहीं जानते, हमें कुछ नहीं आता, बट हम वेक्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब आप लोगों को इसकी वैल्यू समझ में आ गई तो ठीक है, और भाई नहीं आई तो और ज्यादा बढ़िया, क्योंकि दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, फिर दोबारा से सारी चीजों को देखो। ठीक है, अगेन इन सारी चीजों को देखना है, और अगर नहीं आ रही हैं तो, अगर आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, रिपीट हम नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो वर्क डन कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है बिना टॉपिक पढ़े हुए, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, है ना, इसकी वैल्यू समझ में आनी चाहिए। अब सर ये क्वेश्चन आपने पकाकर दे रखा है, पका हुआ क्वेश्चन आपने दिया, डेटा आपने गिवन किया, बट जब हमारे पास डेटा गिवन ना हो, हमें क्वेश्चन के फ्रेम आउट से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो कोई बात नहीं बेटा, हम ये जानते हैं कि आपने वर्क नहीं पढ़ा, आपने फोर्स नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कैसे करोगे वो मैं दिखाता हूं। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, बहुत कमाल का क्वेश्चन है। लिखा गया है अ फोर्स ऑफ 21 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 21 न्यूटन is acting along the 6i 3j प्लस का 2k एंड देखना, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो जल्दबाजी करेगा वो इस क्वेश्चन को 100% गलत करेगा। क्वेश्चन पढ़ लेना। एंड ब्लॉक जो भी दे रखा है, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट 3 4 5 to -2 2 6, find the work done
फोर्स। चलिए भाई क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप लोगों को मैं थोड़ा सा समय देता हूं, बट समय देने का कोई फायदा नहीं, फिर भी आपको समय दूंगा पूरा 1 मिनट का। क्वेश्चन में फर्स्ट अटेम्प्ट आपका ही होना चाहिए, सेकंड अटेम्प्ट मेरा। देखो सबसे पहले जो काम दे रखा है वो करते हैं। देखो यहां पर जो फोर्स है ना, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है बच्चे लोग। क्या दे रखा है? मैग्नीट्यूड दे रखा है। जल्दबाजी मत करिएगा। चल अब देखो इनिशियल पॉइंट क्या दे रखा है? 245। तो आर आई इनिशियल कितना होगा? 3 आई कैप, 4 जे कैप, 5 के कैप। ठीक है, फाइनल पॉइंट -2 2,6, इट इज माइनस का 2i 2j, इट इज 2j -6, सॉरी 6k, सॉरी ऐसे ही तो है। चलिए इतना सब कुछ दे रखा है। अब आपने सबसे पहले तो भाई उसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, सिंपली RF 2i 2j 6k माइनस करना है आपका 3i प्लस का 4j इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, देखो -2 -3 माइनस का 5i कैप 2, दिस इज -2 माइनस का 2j कैप 6 एंड माइनस का 5 प्लस का 1k कैप। ठीक है भाई, इतना काम आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया कोई बात नहीं, फिर समझ में आगे आ जाएगा। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होता है फोर्स इक्वल्स टू, देखो अब मैं एस फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने उसको निकाल लिया है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होती, उससे बेटर कि मैंने उसको सॉल्व जल्दी कर लिया। बट अब देखो डिस्प्लेसमेंट आपके पास है, अब एफ जो है वो वेक्टर फॉर्म में नहीं है, आपके पास फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है। तो आपको थोड़ा एक काम, आपको एक काम और करना पड़ेगा। वो क्या है? आपने पता होगा दिस, क्या पता है सर? मैग्नीट्यूड तो पता है, लेकिन अब ये एफ का एफ कहां से लेके आऊं? तो भाई आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए,
ये किस लिए दे रखा है? 6i माइनस 3j प्लस 2k कैप क्यों दे रखा है? क्यों? वो कह रहा है कि जो 21 न्यूटन फोर्स है ना, वो इस वेक्टर के अलोंग लग रहा है, मतलब इसके पैरेलल लग रहा है। जो डायरेक्शन इसकी है वही डायरेक्शन इस फोर्स की है। तो यानी कि ये जो वेक्टर दे रखा है, इस वेक्टर की डायरेक्शन अगर मैं निकाल लूं, इसका यूनिट वेक्टर अगर मैं निकाल लूं, तो मैं उसको यहां प्लेस कर सकता हूं, क्योंकि इस फोर्स की और इस वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। यस और नो? देन मैं क्या करूंगा, 6i और इससे निकालूंगा इसकी डायरेक्शन। ठीक है, कैसे? अब देखो, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा पॉइंट है समझने वाला। इट इज 21 न्यूटन एफ डॉट, सॉरी एफ एफ वेक्टर मॉड दे रखा है 21 न्यूटन। एफ कैप को मैं क्या लिख सकता हूं? 6 आई कैप 3j कैप 2k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? देखो 6 36 36 और 9 40, 36 45 45 प्लस 4 49, 49 का रूट निकालोगे तो दिस इज द 7। 7 से ये 3 टाइम कैंसिल हो गया। क्या हो गया? 7 से ये 3 टाइम कैंसिल हो गया। अब जब 3 टाइम कैंसिल हुआ तो अब यहां पर देखो ये क्या बचेगा? ये बचेगा 3। अब 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो 9i कैप, इधर सॉरी 18i कैप, 3 3 9, j कैप 3 2 6 ठीक है। समझे क्या? तो अब आपको f वेक्टर मिल चुका है, आपके पास f वेक्टर आ चुका है, s वेक्टर ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर लिया था, अब वर्क डन आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन हमने क्या करना है? चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में यूज कर लूं क्या यार? चलिए एफ वेक्टर जो आया है वो कितना आया? 18i 18i सेकेंड देख ही लेते हैं यार, -9 + 6 डिस्प्लेसमेंट कितना आया? -2 -5 -2 + 1। समझे क्या? अब आप इसका डॉट निकाल रहे हो तो 18,590 माइनस का इट इज प्लस लगाइए माइनस का 9 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 2 एंड इट इज प्लस लगाइए 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस का 90 प्लस का 18 प्लस का 6 इट इज माइनस का 66 जूल। समझे क्या? क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और यदि अभी भी समझ में नहीं आए तो फिर दोबारा रिपीट करिएगा, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करूंगा। समझे? चलिए चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देता हूं।
कोई ए वेक्टर दे रखा है, इट इज 2i प्लस का जे कैप माइनस का 3k कैप। i माइनस एक्स के कैप। ठीक है, अब उसमें एक कंडीशन उसने गिवन करी है, इफ ए इज परपेंडिकुलर टू ए डॉट बी, सॉरी ए प्लस बी, then find the value of x। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, बट फर्स्ट अटेम्प्ट आपका ही, और इस बार अटेम्प्ट बहुत लंबा है। आराम से क्वेश्चन को करिएगा, मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूं बहुत अच्छे एक थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन की साइड, और वो क्वेश्चन आपको काफी कुछ क्लैरिटी देगा, क्योंकि दिमाग घुमाएगा वो क्वेश्चन, और जितने बच्चों का दिमाग घूमेगा वो नेक्स्ट टाइम इस तरीके के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। और आप लोग अपने एग्जाम के किसी भी हाई से हाई लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। काइनेमेटिक्स भाई नेक्स्ट सेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा ना। दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ वेक्टर। फाइव ए प्लस का 2b इक्वल्स टू पी वेक्टर। ठीक है, 3a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर इक्वल्स टू क्यू वेक्टर। तो सर ये कैसा क्वेश्चन है? हाँ भाई, ये अच्छा ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या ऐसा ही क्वेश्चन है? करना है आपको। अब और कुछ भी गिवन किया कि हाँ, मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू 1। अब ये दोनों के दोनों आप लोग देख पा रहे हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है दैट इज यूनिट वेक्टर। क्या यूनिट वेक्टर है? ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इतना मैं आपके लिए हेल्प कर दिया हूं। चलिए, इफ पी एंड क्यू वेक्टर is perpendicular to each other, perpendicular to each other, then find the angle between the A and B वेक्टर। चलिए भाई, फिर से हमारा रूल वही, सबसे पहला अटेम्प्ट आपका, और इस हाई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका दिमाग बहुत तेजी के साथ दौड़ना चाहिए, क्योंकि काफी सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे। काफी सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसमें आपका दिमाग बहुत ज्यादा चक्कर खाने वाला है भाई। ठीक है ना? तो समझ में ही नहीं आ रहा करें क्या? कोई बात नहीं, जब समझ में नहीं आएगा तभी तो समझाएंगे।
चलिए भाई, इट इज ओके, इतना ही दिमाग लगवाना था, इससे ज्यादा नहीं दिमाग लगा सकते भाई। तुम लगाओगे ना सीखने के बाद, बुरा मत मानना। चलो देखो, सॉल्यूशन हमें करना है। सारे बच्चे एक बात समझिए कि मैं यदि ये ए वेक्टर है, ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है, दोनों यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दे रखे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 दे रखा है। चलिए, बट अगर मैं किसी ए वेक्टर और बी वेक्टर को मतलब डॉट प्रोडक्ट करूं तो क्या ये ए बी कॉस थीटा होगा? क्या ये ए बी कॉस थीटा होगा? अब ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो दे रखा है 1, तो क्या मैं ए डॉट बी वेक्टर करने के बाद ये लिख सकता हूं इट इज कॉस थीटा? सर क्यों कर रहा हूं, क्यों पे पन जाइए, बस कर रहा हूं, ये समझ लो। ठीक है भाई, चलिए अगर मैं इसी तरीके से ए का वेक्टर ए वेक्टर डॉट के साथ करूं तो आप लोग बता रहे हैं सर ए का मल्टीप्लाई ए के साथ इट इज एंड इट इज कॉस थीटा। तो बेटा ए और ए वेक्टर जीरो एंगल हो गया, एंगल जीरो हो गया तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 और ए ऑलरेडी 1 है, ए भी 1 है, तो क्या बेटा मैं इसको ए डॉट ए को 1 लिख सकता हूं क्या? सर लिख सकता हूं। वन मोर इसी तरीके से बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 लिख सकता हूं, बस लिख लिया है। हालांकि इस चीज को आप बाद में भी अप्रोच कर सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैंने आगे पहले कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कब लगाना होता है वो मैं आपको समझा दूंगा, इसकी नीड क्यों पड़ेगी, ये कॉन्सेप्ट हमें कब यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी आपको समझाऊंगा, थोड़ा इंतजार कर लो बस। चलो अब देखो, उसने कहा P एंड Q इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। P और Q एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो मेरे दिमाग में एक बात यहीं पर आनी चाहिए कि सर P और Q अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं देन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दिमाग में कुछ आया क्या? बस यही चाहिए था, कोई बात नहीं। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। किसके बीच में पूछ रहा है? ए एंड बी के बीच में एंगल पूछ रहा है। चलिए क्या करते हैं, एक गेम खेलते हैं, P डॉट Q कर लेते हैं, क्योंकि इनके बीच का एंगल पता है। P डॉट Q करूंगा तो सिंपल 0 है, कोई बात नहीं भाई। P डॉट Q करता हूं तो सारे बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए, मैं क्या लिखूंगा इसको, इट इज 5A प्लस का 2B एंड डॉट लगाऊंगा एंड दिस इज द 3A माइनस 4B। अब ये वेक्टर फॉर्म दे रखी है भाई, वेक्टर फॉर्म दे रखी है, वेक्टर फॉर्म सिंपली। अब क्या मैं इसको 0 लिख सकता हूं? सर लिख सकते हैं। 0 क्यों नहीं लिख सकते? सर 0 लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, इस 5A वेक्टर का मल्टीप्लाई क्या 3A माइनस 4B वेक्टर के साथ होगा? हाँ, इसका मल्टीप्लाई पूरे के साथ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है कौन? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है भाई, इसके बाद प्लस लगाया, 2B लिखा, क्या 3A वेक्टर माइनस का 4B वेक्टर, कुछ ऐसा होगा क्या? हाँ सर, कुछ ऐसे लिख सकते हो क्या? हाँ सर, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए भाई, अब देखो एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू, अब देखो ये चीज अगर आपने यहां नहीं सोची कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर हम ये क्यों निकाल रहे हैं, क्यों हम ऐसा सोचें, हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज निकालनी? पहले कोई बात नहीं बच्चे लोग, आप यहां तो सोच सकते हो ना, जब ये फॉर्म आपके सामने आ जाएगी तब तो सोचोगे। ए डॉट ए, भाई ए डॉट ए करके देख लेता हूं क्या आएगा, ए डॉट बी करके देख लेता हूं क्या आएगा, बी डॉट ए करके देख लेता हूं क्या आएगा,
या फिर बी डॉट बी करके देख लेता हूं क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंगली मैं निकाल पाऊंगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, काम हो जाएगा अपना। तो चलो अब देखो, क्या इसको 15 ए डॉट ए लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो, क्या ये ए डॉट बी को बी डॉट ए लिखा जा सकता है? लॉ 1 लिखाया था मैंने, कॉम्यूटेटिव लॉ। व्हाट? कॉम्यूटेटिव लॉ। अब इसको क्या आप 14 ए डॉट ऐसे लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं। तो बस यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था भाई, कोई बात नहीं। 0 0। अब देखो a डॉट ए 15 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब इधर देखो 14 मल्टीप्लाइड बाई दिस, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। दिस 8 मल्टीप्लाइड बाई 1। बोलो क्या हम सही कर रहे हैं? यस सर। अब इसको इधर लेके आता हूं, 14 कॉस थीटा। क्या दिस इज 5, दिस इज 15 है भाई, 15 है, एक कहां गायब करती है? दिस इज द 15, दिस इज द 8। कितना बच्चा? कितना बच्चा? इट इज 7। क्या मैं अब और कुछ कर सकता हूं क्या? व्हाट मेरे को क्या करना है? दिस इज द 14, दिस इज द हाफ, और थीटा कॉस थीटा में 1/2 जो होती है वैल्यू 60 की होती है। सर ये कैसे पता चलेगा कि ये जो थीटा आया है, ये जो 60 आया है, ये ए और बी के बीच का एंगल है? बच्चे लोग कोई बात नहीं, आप यहां से जानते हो ना, ए डॉट बी, ए डॉट बी मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बी इक्वल टू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्या होता है? एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल। जानते हो क्या? क्योंकि ये चीज तो मैंने सिखाई थी। क्या? कुछ नहीं सिखाया सर, सिखाया था, याद करो। पहला पॉइंट व्हाट, कि डॉट प्रोडक्ट हेल्प करता है दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने में। करता है क्या? करता है क्या? सोचिए कितना आप इसके बारे में सोच सकते थे। जो उसने लाइन यहां पर लिखी है उसको हमने यहां यूज किया, और जब इसको यूज करने के बाद यहां हमें नहीं पता चल रहा था कि ये अब इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, तो हमने देखा कि भाई ए डॉट ए को प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर ये कंडीशन दे रखी है। अब ये कंडीशन दे रखी है तो इस कंडीशन को ऐसे तो दे नहीं रखा भाई, हवा में कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, और जब कोई वैल्यू है तो देन उसको यूज करिए, उसका यूटिलाइजेशन आपको आना चाहिए। चलिए, वेरी नाइस। हाँ भाई, वेक्टर की डीपीपी सेंड कर देंगे, परेशान मत होइएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तक मैंने आज आप लोगों को खत्म करना है। केवल क्रॉस प्रोडक्ट बचेगा, और क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ाऊंगा आप लोगों को केवल केवल जब उसकी नीड होगी तब। ठीक है? चलिए, वेरी नाइस। विल मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, अब एक पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, वो पॉइंट आपको याद रखना है। क्या? एक छोटा सा टॉपिक और है। अभी तक आप लोगों ने सीखा था कि जब एक्स एक्सिस के साथ हम लोग किसी भी एक्सिस के साथ हमने कंपोनेंट निकालना सीखे, हमने एक वेक्टर के अलोंग दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट निकालना सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी हमने। ठीक है? तो अब इसमें एक और छोटा सा पॉइंट है कि एक वेक्टर के फॉर्म, कोई एक वेक्टर दे रखा है और दूसरा भी वेक्टर दे रखा है, तो एक वेक्टर के
अलोंग अगर आपसे कंपोनेंट पूछा जाए तो कैसे बताओगे, और एक वेक्टर के परपेंडिकुलर आपसे कंपोनेंट पूछा जाए तो कैसे बताओगे, और उसकी वैल्यू अगर आपसे पूछ ली जाए तो कैसे बताओगे। ये सारी चीजों पर एक छोटा सा शॉर्ट ओवरव्यू देंगे। अब क्योंकि आपने सारी चीजें सीख ली हैं, थोड़ा सा कंपोनेंट के लिए और मैं पॉलिश अप करना चाहता हूं, इसलिए इस टॉपिक को बता रहा हूं। अदरवाइज आप लोग ये चीज थोड़ी सी जानते ही हो, थोड़ा शॉर्टकट मतलब शॉर्ट फॉर्म टाइप से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक है भाई ये तो। देखिए अब पॉइंट दे रखा है, फाइंड दी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सर ये तो पढ़ा दिया, फिर दोबारा से सुन लो, पहले सुन लो। ऑफ वन वेक्टर, ऑफ वन वेक्टर along and perpendicular, along and perpendicular to other vector, to other vector। चलिए अगले पॉइंट की साइड मूव करते हैं। अब इसमें देखिए, मानकर चलिए कोई एक वेक्टर दे रखा है, थोड़ा इस वेक्टर को बड़ा बनाएंगे। देखो ये कोई एक वेक्टर ए दे रखा है, ये दूसरा कोई वेक्टर दे रखा है दिस, और इसके बीच का जो एंगल दे रखा है दैट इज थीटा। क्या? दैट इज थीटा। भाई थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट एंड आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए यार। बस आप लोग जब मेहनत करते हो, आप लोग पढ़ते हो, कुछ रिजल्ट आप लोग निकाल कर देते हो, तो वही हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट होता है आपकी तरफ से। तो भाई पढ़ते रहो, बस यही चाहते हैं हम आप लोगों से, और कुछ नहीं। ठीक है, कोई एक दे रखा है, मान लीजिए ए वेक्टर दे रखा है, दूसरा वेक्टर दे रखा है बी, और अब देखो उसने कहा कि फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग, अलोंग एक तो अलोंग वाला, दूसरा परपेंडिकुलर। मान लीजिए इस बी वेक्टर का कंपोनेंट की बात करूं अलोंग द ए वेक्टर के साथ, और एक इसी बी वेक्टर के कंपोनेंट की बात करूं जो परपेंडिकुलर हो इस वाले वेक्टर पे, तो फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाला पॉइंट आप लोगों को सीखना है। ठीक है, ये वाले पॉइंट तक हमें अभी नेक्स्ट, केवल यही हमारा आज का अंतिम टॉपिक है, इस चैप्टर का भी अंतिम टॉपिक और आज की क्लास का भी अंतिम टॉपिक। चलो अब देखो, समझो एक पॉइंट समझना है आप लोगों कि मानकर चलिए कि मैं यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा देता हूं इस वाले पर। ये क्या गिराया मैंने? एक परपेंडिकुलर गिरा दिया। व्हाट? दिस इज द परपेंडिकुलर। अब जैसे ही मैंने इस पर परपेंडिकुलर गिराया, इस पर 90 लिखना चाहो लिखो, मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्पेस बचा लेते हैं हम इसको। चलो अब देखो, इसको जो बी है, जिसके साथ जिस वेक्टर के अलोंग निकालने की, इस वेक्टर ए के अलोंग 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 निकलते हैं तो वो cos थीटा वाला कंपोनेंट होता है। तो क्या मैं इसको बी cos थीटा लिख सकता हूं क्या भाई? क्या इसको मैं बी cos थीटा लिख सकता हूं क्या? बोलो, यू कैन राइट और नॉट? यस सर लिख सकते हैं। चलिए
इसको बी कॉस थीटा लिखा जा सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग दी ए, या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। भूल तो नहीं रहे हो? ये चीज वर्ड जो मैंने बोले हैं सारे बता चुका हूं। कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए पर। समझ गए क्या? पॉइंट समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब क्या इस बी कॉस थीटा को लिख सकता हूं क्या? अब कोई है जो इस बात को पूछना चाहे, सर ये कैसे लिख सकते हैं, ये समझाओ। कोई है? कोई है जो पूछे सर ये कैसे लिख दिया? नो। सर बी कॉस थीटा को ये कैसे लिख सकते हैं? तो सुनिएगा भाई, ए डॉट बी, अगर मैं दोनों वेक्टर का डॉट कर दूं तो क्या मैं इसको ए बी कॉस थीटा लिख सकता हूं? अगर मैं इसको ये लिख सकता हूं तो देन बी कॉस थीटा, अब देखो बी कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, और इस ए को मैं नीचे लेके आ जाता हूं। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या कोई आपत्ति है इसमें आप लोगों को? है ना? कोई नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो आता है, अब मत समझाइए इस बात, जानते हैं। चलो ये उम्मीद करते हैं। चलिए अगले पॉइंट की साइड मूव करेंगे, दैट इज बी कॉस थीटा इक्वल्स टू इसको हम ये लिख सकते हैं, यस और नो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सर बी कॉस थीटा जो है, अब ये जो बी कॉस थीटा है ना, इसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो ये ए के अलोंग है। क्या है? ए के अलोंग। बी कॉस थीटा की जो डायरेक्शन है ए के अलोंग है, क्योंकि बी का कंपोनेंट है बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ बी। क्या इस बात को समझने में कोई भी प्रॉब्लम है? बोलो। चलिए अब हमने एक पॉइंट और देखा कि सर ये जो बी कॉस थीटा की डायरेक्शन है, देखो बी कॉस थीटा अलोंग द डायरेक्शन ए, यानी कि बी का कंपोनेंट ये, अब बी कॉस थीटा की डायरेक्शन क्या है? ए के अलोंग है। क्या है? ए के अलोंग। तो एक पॉइंट बच्चे आप जानते हो, ए वेक्टर को मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड दिस इज द ए कैप लिख सकता हूं, यस नो? बोलो। यस, ए कैप इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? ए वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, सर लिख सकता हूं। तो अब ये क्या है? दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस। यूनिट वेक्टर का काम क्या है? डायरेक्शन को दिखाना। यूनिट वेक्टर का काम क्या है? डायरेक्शन को दिखाना। तो जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है, क्या वही डायरेक्शन इस बी कॉस थीटा की है? बोलो हां या ना। सर यस है। तो क्या मैं इस बी कॉस थीटा के साथ, बी कॉस थीटा एक तरीके से मैग्नीट्यूड, एक नंबर है, बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, कॉस थीटा इसकी भी वैल्यू है, नंबर है, तो इसके साथ मैं क्या ए कैप लगा सकता हूं, क्योंकि अब भी कॉस थीटा की डायरेक्शन ए के अलोंग है, अलोंग द ए। ठीक है भाई, पॉइंट पर पहुंच रहे हो? यहां पर क्या टर्म यूज किया है? अलोंग। एक वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर के साथ। चलिए तो इसको मैं क्या लिख पा रहा हूं? ए कैप लिख सकता हूं। अगर इसको ए कैप लिख सकता हूं तो अब भाई पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। बी कॉस थीटा, व्हाट? बी कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? ए डॉट बी अपॉन ए लिख सकता हूं क्या? बी कॉस थीटा को देखो ये वाला लिखा है ऊपर, ये लिखा है ऊपर,
देखा। अब ए कैप को यहां से क्या लिख सकता हूं क्या ये, तो ए कैप को सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड को उठा दो, सिंपली ए लिख दो, लिख सकता हूं सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ए के साथ वेक्टर लगा दो, दिस इज द ए। तो बात तो वही है सर, बराबर ही है, कोई दिक्कत इसमें कुछ नया ऐड किया ही नहीं। कोई बात नहीं, नहीं ऐड करना ना, हमें ऐड करना ही नहीं है कुछ, केवल ये तो बस एक पजल है जिसको सॉल्व कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट तक रीच कर रहे हैं। चलिए, अब इसको अगर मैं ये लिख सकता हूं तो अब एक पॉइंट आपके माइंड में यहां से आना चाहिए, व्हाट बी कॉस थीटा ए कैप ए डॉट बी। अब देखो ए, दिस इज द ए का स्क्वायर, अब यहां पर लिख दो ए वेक्टर। समझ में आया गया? जब भी आप लोग किसी भी वेक्टर का अलोंग कंपोनेंट को एक दूसरी लैंग्वेज और दे रहा हूं मैं इसमें, किसी वेक्टर का किसी भी देखो, किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग आप कंपोनेंट करते हो, क्या करते हो, कंपोनेंट करते हो, और उसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी हो तो आप क्या करोगे, दिस वैल्यू एंड डायरेक्शन कुछ दिस, जिसके कंपोनेंट ए डॉट बी, दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि डॉट प्रोडक्ट करिए, एंड जो ए वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो ए वेक्टर ले रखा उसका पूरा फॉर्म लिख दीजिए। समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्या जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आएगा। अभी मैं एक नया पॉइंट आप लोगों के लिए ऐड कर रहा हूं, वो क्या है कि अब इसको हम एक नए टर्म्स में भी ऑफ बी अलोंग ए वेक्टर, समझे क्या? यस और नो? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम आई थिंक सो आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको बिल्कुल बेसिक टर्म्स में हमने तोड़ दिया है। अब देखो, अब बी वेक्टर का ये अलोंग वाला कंपोनेंट निकाल लिया, बट बी वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सर इसको हम कहते हैं बी साइन थीटा, बट हम साइन थीटा जैसे टर्म को तो जानते ही नहीं। प्रोडक्ट में अभी तक आप लोग जानते हो कॉस थीटा को, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो साइन थीटा तो आप जानते ही नहीं। तो कोई बात नहीं भाई, आपको एक पॉइंट यहां पर विजुअलाइज होना चाहिए, वो क्या, देन दूसरा पॉइंट आपको विजुअलाइज होना चाहिए, मैं इसको शॉर्ट में दूसरी तरीके से लिख रहा हूं, दिस इज द ए मैंने क्या कहा था आपसे, बेटा इंतजार करिएगा, दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, है ना, दिस इज द, अब देखो, अब ये वाला कंपोनेंट ही तो है, ये वाला कंपोनेंट ही तो है, मानकर चलिए मैं यहां पर एक, छोड़ो इस डायग्राम को छोड़ते हैं, इसी डायग्राम में सॉर्ट कर देते हैं इसको। क्या एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, और ये क्या है, बी, यहां से लेकर ए से लेकर बी के हेड तक, दिस इज द रिजल्टेंट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है ये? हाँ सर, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही तो है जो हमें विजुअलाइज करना है। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिख रहा है, तो क्या वही लॉ यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा? सर होगा ना, कैसे वो समझिए, कैसे वो समझिए। तो इस वाले को मैं क्या कहूंगा, इट इज बी परपेंडिकुलर, यानी कि बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू दी ए वेक्टर। समझ में आया क्या? यस और नो?
चलिए अब देखो, अब आपको इसी पॉइंट पर समझना है। अब इसमें आपको इसी पॉइंट पर थोड़ा समझने की जरूरत है। व्हाट, कि इस बी वेक्टर को दिस क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, ए दिस इज नॉट ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, सॉरी दिस बी, यहां तक, इस पॉइंट तक हम विजुलाइज कर रहे हैं। किस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक। तो कौन सा कंपोनेंट, दिस, यहां से निकाल चुके हैं ये वाला, एंड प्लस दिस परपेंडिकुलर, सेम सेंस, दिस इज द अपोजिट सेंस। लिख सकते हैं क्या, हां सर ये तो लिख ही सकते हैं। बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, इसको क्या बोल रहे हैं, बी पैरेलल, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द ए, सेम एज इट इज दिस द कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू द ए, परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए यहीं से आपने अरेंज कर लेना है। अब आपने देखो बी वेक्टर आपको पता ही है, ये वाला आप यहां से निकाल चुके हो, तो क्या परपेंडिकुलर आप ऐसे नहीं निकाल सकते, सर निकाल सकते हैं। यही बात तो हम बोलने की कोशिश कर रहे थे, आप सुन ही नहीं रहे। हमने क्या कहा था बेटा, बेसिक चीजें जो आप लोगों ने पढ़ी हैं वो सारी चीजें यहां यूज होने वाली हैं। जो बेसिक चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं वो सारी चीजें आपको यहां यूज होने वाली हैं। ठीक है भाई, समझ में आया क्या, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, यू कैन आस्क मी राइट नाउ फ्रॉम दिस टॉपिक। चलिए अब इसी बात को वो घुमाकर बोल दें कि बेटा हमें तो लैंग्वेज चेंज करनी है, क्या, कंपोनेंट ऑफ बी नहीं चाहिए, हमें चाहिए कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द बी एंड परपेंडिकुलर टू द बी। देन फिर कैसे फाइंड करोगे, तो भाई कुछ नहीं करना, छोटा सा काम करना है। वो क्या, देखिए अगर आप लोगों से इसी जगह पर कुछ ये पूछ ले, ये वाला पूछ ले, तो आप क्या करोगे, बड़ा सिंपल है, ए डॉट बी, ये तो सिंपल जैसा है वैसा रहेगा। देखो जिसके अलोंग पूछा था, ए डॉट बी तो सेम ही है, जिसके अलोंग पूछा था उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किया था और उस वेक्टर को हमने राइट डाउन किया था। बोलो, चलिए हाँ, तो अब हमारा, हम क्या पूछ रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ ए, component of A along B vector, then it is B square. क्या लिख सकते हो, सर लिख सकते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड दिस द परपेंडिकुलर पूछा जाएगा तो दिस हम कुछ ऐसा वाला गेम करेंगे, ठीक है भाई लोग, समझ में आया क्या, चलिए ये पॉइंट समझ में आया क्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। अब देखो जिसके अलोंग पूछा जाए उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना और उसको यहां लगाना है, डॉट तो चलेगा ही चलेगा। अब आप हर एक क्वेश्चन को तोड़ सकते हो, कितना भी आसान से आसान क्वेश्चन, कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सामने हो आप कर सकते हो। मैं अभी आप लोगों को एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन करके मतलब देकर जा रहा हूं, मतलब एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ठीक है, देकर नहीं जाएंगे। आपको कोई एक ए वेक्टर दे रखा है और ए वेक्टर जो दे रखा है दिस इज द 2i 2j3i-4j, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड
कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी के साथ पूछा जा रहा है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है। आपने ये वैल्यूज को फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे वो आपको समझ में आना चाहिए। ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यस ठीक है, ए स्क्वायर सॉरी ठीक है। सॉल्व करना है ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -4। अब देखो बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना चाहते हो, इट इज 3 का स्क्वायर, इट इज 4 का स्क्वायर, इट इज 25, इट इज 5, इट इज 5 एंड बी क्या है, बी वेक्टर आपके सामने है 3i कैप माइनस का 4j कैप। ठीक है, देखो कम एक्चुअल में मैं ये पॉइंट क्यों समझा रहा हूं वो अभी आपको समझ में आएगा, इंतजार करो, क्योंकि ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे सर, ये चीज तो आप पढ़ा चुके हो कंपोनेंट करना, तो ऐसे ही नहीं पढ़ाए, उसका रीजन है, समझ लीजिएगा, अभी आंसर समझाएगा आपको इसका। चलो देखो, इट इज 6, इट इज -8, दिस इज द -2 बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 3i माइनस का 4j। ठीक है बच्चे लोग, इसको आगे लेकर जाते हैं, समझो। अब देखो इट इज 2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का -6 बाई 25 आई के माइनस माइनस पॉजिटिव माइनस का 8 माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस इट इज माइनस का j। तो अब आप लोगों ने फाइंड किया, अब देखो समझना पॉइंट्स को कि हमने कंपोनेंट, अभी तक जो कंपोनेंट सीखे थे किसी वेक्टर के अलोंग, देखो समझना बेटा है ना, किसी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट करते तो आप जैसे b का कंपोनेंट a के अलोंग किया तो आप क्या लिखते हो, सीधा b cos थीटा लिखते हो, क्या लिखते हो, b cos थीटा लिखते हो। लेकिन ये b cos थीटा आपने ले तो लिया, लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, ये पॉइंट तो समझ में आना चाहिए। इसको वेक्टर फॉर्म में, दिस इज नॉट वेक्टर फॉर्म, ये क्या है, ये वेक्टर फॉर्म थोड़ी ना है, इट इज अ नंबर, क्योंकि दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ b और दिस इज द cos थीटा, cos थीटा की भी कोई वैल्यू होगी, b आल्सो मैग्नीट्यूड। जब b मैग्नीट्यूड है, cos थीटा एक अपने आप में कोई नंबर है, ठीक है, ये प्योर नंबर है। अब इसको, इसी को, इस b का कंपोनेंट ले रहे हो तो वेक्टर फॉर्म में तो लिखो। तो यहां आपको क्या मिला बच्चे लोग, जरा बता दो, क्या ये वेक्टर फॉर्म नहीं है? सर है ना, a का कंपोनेंट ऑफ a, कंपोनेंट ऑफ a अलोंग द b, लेकिन वेक्टर फॉर्म में है बच्चे लोग, समझ गए, ये डिफरेंस आया। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां पर? अब आप लोगों से परपेंडिकुलर पूछे तब परपेंडिकुलर भी आप लोग फाइंड कर सकते हो। इसी केस में अगर आप लोगों से बोलता है कि b का कंपोनेंट बताइए, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ b अलोंग द a पूछे, तो यू कैन फाइंड बाय दिस मेथड। चलिए अब देखो, ये वाला जो मेथड आप लोग देख रहे हो इसका मीनिंग एग्जैक्टली यही है
जो आप लोगों को मैंने समझाया कि ये बी cos थीटा हम सिंपली लिख देते हैं कि बी cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग द ए, बट इसको जब हमें किसी एक वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे राइट डाउन करेंगे ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर ऑल। मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया। और नेक्स्ट सेशन से मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाला हूं काइनेमेटिक्स, तो डोंट मिस द सेशन। टाइम से सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे एंड न्यू चैप्टर के लिए आप लोग सेशन को शेयर करना ना भूलिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स भी कनेक्ट कर पाए। थैंक यू, बाय बाय।